नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूकेपीएससी एग्ज़ाम हब में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष या जो मगध महाजनपद है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने हिस्ट्री की 7 वीडियोज चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाके उन सारी वीडियोज़ को देखें। क्योंकि अगर आप एक सीरीज़ से आगे को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा यहाँ पर लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने पाषाण काल, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बहुत अच्छे से वहाँ पर समझा रखी हैं, एक कहानी की तरह समझा रखी हैं। बहुत आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमने जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमने सब वहाँ पढ़ा। हमने जैन धर्म पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया। उसके बाद हमने महाजनपद काल पढ़ा। आपने देखा होगा महाजनपद काल में हमने जो 16 महाजनपद थे, टोटल कितने महाजनपद थे, 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया। और इनकी जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उनकी जो राजधानी थी उनके बारे में हमने एक एक करके वहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो वीडियो नहीं देखी है महाजनपद काल वाली, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो मगध, आपको लास्ट में दिख रहा होगा ना, जो ये मगध वाला है, ये मगध महाजनपद को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मगध को हम क्यों पढ़ रहे हैं साथियों? क्योंकि ये मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये जो मगध का मगध जो महाजनपद था वो उस समय शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आया। इसलिए जो ये मगध महाजनपद है इसको हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे इसमें हम देखेंगे। ठीक, हमारा आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, यानी कि जो मगध महाजनपद है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लीजिए और एक कहानी की तरह इसको शुरू करते हैं और बड़े अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि आपको पता होगा कि वैदिक जो सभ्यता थी उसके बाद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 16 महाजनपदों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या कहते हैं, हमारे 2 पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान में स्थित था, जबकि जो 14 महाजनपद आज की डेट में थे, मतलब हमारे भारत के अंदर स्थित थे। मैंने आपको बताया था ना, 16 महाजनपद थे, जिनमें से जो दो थे वो भारत से बाहर थे, जबकि 14 जो थे वो भारत के अंदर थे। इसलिए टोटल जो महाजनपद थे वो 16 थे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था। ठीक है, अब वैदिक काल के बाद क्या हुआ, 16 महाजनपदों का मतलब विकास हुआ, निर्माण हुआ उन सभी का। अब क्या हुआ कि जो 16 महाजनपद थे उनमें क्या हुआ कि राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष का दौर चल रहा था उस समय। साथियों याद रखना, क्योंकि इतने सारे महाजनपद हमने पढ़े 16 ना, तो 16 में क्या हुआ, सबका अपना अपना राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष का सब में दौर चल रहा होगा। सभी महाजनपद चाह रहे होंगे कि वो उनकी जो सीमा है, उनका जो मतलब क्षेत्रीय जो उनका विस्तार है वो बढ़े और उनकी ताकत बढ़े। वो अपना जो क्या कहते हैं, अपना आप को ऊपर लाएं, अपना क्षेत्रीय विस्तार बढ़ाएं। सभी महाजनपद यही चाह रहे होंगे। ठीक, तो क्या हुआ, जो मगध जो महाजनपद है साथियों, ये क्या हुआ, सभी महाजनपदों में से उभर कर सामने आया और ये जो है अपनी भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो इसीलिए हम मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, इसलिए हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं साथियों। इसलिए हम और जो महाजनपद हैं उनके बारे में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना, हम सिर्फ पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी कि मगध महाजनपद जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मगध महाजनपद हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये जो था वो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यह आपको पता ही है। क्यों था, मैंने अभी आपको बता दिया। ये जो है
क्या कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और जो क्षेत्रीय, जो इसका भौगोलिक स्थिति के कारण ये क्या हुआ, सबसे शक्तिशाली जनपद की, महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक, इसके बहुत से कारण है कि जो शक्तिशाली होने के कारण क्या है, मैं अभी आगे इसमें बताऊंगा नीचे इसके बारे में। और देखते हैं, महाभारत से सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है मगध महाजनपद के बारे में। साथियों, ये तो हमको महाभारत से जानकारी मिलती है, सबसे जो क्या था, मतलब इसकी जानकारी मिलती है हमें महाभारत से। और महाभारत से हमें ये भी पता चलता है कि मगध पर सर्वप्रथम शासन किसने किया था। मगध पर जो सर्वप्रथम शासन था वो बृहद्रथ ने, जो बृहद्रथ वंश था उसने सबसे पहले मगध महाजनपद पर शासन किया था। ये हमको महाभारत से पता चलता है। और जो ये बृहद्रथ वंश था जिसने सबसे पहले महाभारत के अनुसार मगध पर जो शासन किया, जो ये बृहद्रथ वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जरासंध था। यहाँ पर संघ हो गया है, इसको ध करना, संध। ठीक, जरासंध जो था वो क्या था? मगध जो महाजनपद था इसका सबसे प्रतापी शासक था। आपने सुना होगा कि महाभारत में भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ था, है ना? तो मतलब ये जो जरासंध था वो सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है साथियों, लेकिन ये जो महाभारत से हमें जानकारी मिलती है इसके हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते साथियों, ये आप याद रखना। क्योंकि ये महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि मगध महाजनपद पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। और उसके सबसे पहले जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे। और इसके सबसे प्रतापी शासक जरासंध संध थे। ठीक है, लेकिन ये हमें इन सभी के क्या क्या नहीं मिलते, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। ठीक, आगे देख लेते हैं। जो ये मगध महाजनपद था इसका इतना शक्तिशाली होने का कारण क्या थे? कैसे इतना बड़ा शक्तिशाली हो गया? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे हो गया? ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं इसका कारण, विस्तृत उपजाऊ मैदान। अब आप देख सकते हैं ये जो महाजनपद था ये बहुत ही, यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि ये चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था साथियों। आप देख सकते हैं ये चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, बेहद जो है विस्तृत उपजाऊ ये इसकी मैदान था। जैसे कि गंगा नदी, गंडक नदी, इन नदियों से ये घिरा हुआ था। ठीक, दूसरा कारण हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये शक्तिशाली होने का कारण दूसरा था प्राकृतिक सुरक्षा। साथियों आप देख सकते हैं प्राकृतिक सुरक्षा। अब प्राकृतिक सुरक्षा में हम देखते हैं ये चारों ओर से, मतलब क्या कहते हैं, इसकी जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, वो बड़ी अच्छी थी। दक्षिण में ये विंध्याचल जो पर्वत था उससे घिरा हुआ था। ठीक है, उत्तर में देखें गंगा नदी से घिरा हुआ था। जो इसकी पूर्वी सीमा थी वो सोन नदी थी। और जो जो पूर्वी सीमा थी वो फाल्गु नदी थी। और जो पश्चिमी सीमा थी वो सोन नदी थी। ठीक है, इसका मतलब एक प्राकृतिक सुरक्षा अगर इसका देखा जाए, एक भौगोलिक इसका एक क्षेत्र देखा जाए, तो एक क्या था, प्राकृतिक सुरक्षा यहाँ पर बहुत अच्छी थी मगध महाजनपद में। तीसरा हम देखें साथियों, वो है खनिज संसाधनों की उपलब्धता। अब खनिज संसाधन भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए ये जो जनपद था वो क्या था, शक्तिशाली होने का इसका एक कारण था। चौथा हम पॉइंट देखते हैं, व्यापार में बढ़ावा। अब व्यापार में इसमें बढ़ावा हुआ होगा उस समय, इसलिए भी यह क्या बन गया, एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। पांचवा देखते हैं, वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। वन क्षेत्र भी इसमें अच्छे खासे थे उस समय। हाथी की उपलब्धता इसमें, वहाँ पर हाथी भी होते होंगे क्योंकि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो हाथियों की वहाँ पर ज़रूरत भी होती होगी। ठीक, वन क्षेत्र उनके पास था ही। और आगे देखते हैं, धान की रोपाई की पद्धति का विकास यहाँ पर हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उपजाऊ मैदान था, तो धान की क्या होगी यहाँ पर, रोपाई का पद्धति का विकास भी होगा। धान की भी बहुत सारी क्या हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब पैदावार यहाँ पर धान होने लगा। ठीक, तो ये सारे कारण हैं कि जो मगध महाजनपद था वो एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसलिए हम मगध का उत्कर्ष या जो मगध महाजनपद है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं।
ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। साथियों यहाँ पर याद रखना, महाभारत के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या पढ़ा था, महाभारत के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि मगध पर सर्वप्रथम जिसने शासन किया वो किस वंश ने किया, बृहद्रथ वंश ने किया, और जिसके संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, ये तो हमने महाभारत में पढ़ा था, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले थे हमको उसका, जो महाभारत जो हमने पढ़ा उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ये हमको ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पता चला है। अब इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं वो कौन कौन से वंश थे। साथियों यहाँ पर एक मैंने सूत्र बना रखा है, बहुत ही आसान आपके लिए याद करने के लिए। हसीन माशूक सात। साथियों याद रखना, हसीन माशूक सात, ये एक सूत्र है। इससे आप पता कर सकते हैं, मतलब आप बहुत ईजी से याद कर सकते हैं कि मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। उसके बाद मगध जो महाजनपद है उसका क्या हो गया, समापन हो गया एक तरह से, आप मान के चलिए। कौन कौन से थे, सबसे पहला जो इसमें वंश आया वो हर्यक वंश आया। उसके बाद शिशुनाक वंश आया, फिर नौ से नंद वंश आया, माँ से मौर्य वंश आया, शु से शुंग वंश आया, कौ से कण्व वंश आया, और 7 से सातवाहन वंश इसमें आया। ठीक, बहुत इजी है, कोई नहीं है, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि 7 जो राजवंश आए, पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, और इसका सूत्र मैंने बना रखा है, हसीन मासूक 7। ठीक, इसको याद कर लेना, ठीक है। और हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, ये तो एक वंश है, अब इसके अंदर बहुत सारे राजा आए होंगे। ठीक है, फिर हर्यक वंश की समाप्ति हुई होगी। उसके बाद शिशुनाग वंश का क्या हुआ विकास हुआ होगा, उसकी शुरुआत हुई होगी। फिर शिशुनाग वंश का भी अंत हुआ होगा। उसके बाद नंद वंश आया होगा, फिर इनमें भी राजा हुए होंगे। फिर उसके बाद मौर्य वंश आया होगा, इसमें भी राजा हुए होंगे। उसके बाद शुंग वंश। इस प्रकार से 7 जो इसमें थे वो राजवंशों ने इस पर शासन किया मगध महाजनपद पर। साथियों ठीक, पहला जो वंश है वो है हर्यक वंश। अब ये कब से कब तक चला, ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका मतलब काल रहा। किसका काल, हर्यक जो वंश था। अब इसमें जो प्रमुख राजा थे बिंबिसार रहे, अजात शत्रु। तीसरा था उदयन या उदायन भी इसको कहते हैं, उदयन भी कहते हैं, उदायन भी कहते हैं। ठीक, चौथा नागदशक। मतलब ये 4 इसमें क्या है, प्रमुख इसके राजा हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। साथियों याद रखना, जो हर्यक वंश था इसका संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, पर बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। अब आपने देखा होगा मगध की राजधानी कहाँ है, राजगृह थी, राजगृह है थी उस समय। मतलब पहले गिरिव्रज थी, फिर बाद में इसने राजगृह में क्या बना दी, अपनी राजधानी बना दी। किसकी, मगध जो महाजनपद थी उसकी राजधानी। ठीक, आगे देखते हैं। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। साथियों आप यहाँ पर याद रखना, जो बिंबिसार था ना, ये क्या करता था, अलग अलग राजकुमारियों से विवाह करता था, और जो दहेज में उनको क्षेत्र मिलता था, मतलब उसको जो दहेज में क्षेत्र मिलता था विवाह के पश्चात, वो क्या करता था, अपने क्षेत्र में उस जो वहाँ से दहेज में उसको मिला था वो अपने क्षेत्र में उसको मिला लेता था, और अपना जो क्षेत्रीय विस्तार है, जो मगध महाजनपद है उसका विस्तार को ये बढ़ाता था। इसने 2-3 जो राजकुमारी थी उनके साथ इसने शादी की। ठीक है, मतलब ये क्या करता था, अलग अलग रानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता था। उसके बाद जो दहेज में इसको क्षेत्र मिलता था उससे क्या करता था, ये अपने साम्राज्य का, अपने मगध महाजनपद का क्या करता था, विस्तार करता था। ठीक, क्लियर है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में हम जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है, इसको हम उसमें कवर करेंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में हम मौर्य वंश को कवर करेंगे, क्योंकि जो हर्यक वंश है इसके अंदर बिंबिसार के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अजात शत्रु जो बिंबिसार का बेटा था,
इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन या उदयन भी इसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नाग दशक जो इसका अंतिम शासक था हर्यक वंश का, इसको हम पढ़ेंगे। और इसकी जो अवधि थी मतलब हर्यक वंश की, वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक थी। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो मौर्य वंश है या जो फिर आगे आगे की शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।